ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होने वाला है और अभी 8वें वेतन आयोग के गठन से वेतन पैनल की सिफारिशें प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। श्री वैष्णव ने कहा कि आयोग के लिए एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्दी ही की जाएगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज स्पेडेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों की डॉकिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि की प्रशंसा करते हुए इसरो के वैज्ञानिकों और उपग्रहों की अंतरिक्ष डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के लिए अंतरिक्ष दल को बधाई दी है। केंद्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि को अविश्वसनीय बताया। इसरो द्वारा स्वदेश में विकसित भारतीय डॉकिंग प्रणाली की सफलता के बाद भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला चौथा देश बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन षणमुगरत्नम का आधिकारिक स्वागत किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन षणमुगरत्नम ने कहा कि भारत और सिंगापुर डिजिटल क्षेत्र में सतत विकास में नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। राष्ट्रपति थरमन आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सिंगापुर के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो इस वर्ष 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर राष्ट्रपति सुबियांटो 25 और 26 जनवरी को भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। इजरायल और हमास ने गजा युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौते पर सहमति व्यक्त की है। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ बैठकों के बाद दोनों पक्ष समझौते पर राजी हुए। भारत ने गजा में बंधकों की रिहाई और संघर्ष विराम के समझौते की घोषणा का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि यह समझौता गजा के लोगों के लिए मानवीय सहायता की सुरक्षित और सतत आपूर्ति को बढ़ावा देगा। पूर्व सेना प्रमुख और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल विजय कुमार सिंह ने आज आइजोल स्थित राजभवन में मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई ने जनरल सिंह को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन ने आज सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति चंदन को पद की शपथ दिलाई। भारत स्टार्टअप इंडिया की आज 9वीं वर्षगांठ मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि सरकार ने देश में स्टार्टअप की संस्कृति को प्रोत्साहन दिया है। इस परिवर्तनकारी पहल ने पिछले 9 वर्ष में अनगिनत युवाओं को सशक्त बनाया है और उनके नवोन्मेषी विचारों को सफल स्टार्टअप में बदला है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार की नीतियों ने कारोबारी सुगमता पर ध्यान केंद्रित किया है, संसाधनों तक अधिक पहुंच सुनिश्चित की है और हर मोड़ पर स्टार्टअप का समर्थन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की। पार्टी ने दिल्ली कैंट सीट से भुवन तंवर जबकि बाबरपुर सीट से अनिल वशिष्ठ को उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं ग्रेटर क्लास सीट से शिखा राय चुनाव लड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज वायु प्रदूषण, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ शहर में कथित शराब घोटाले के मुद्दे पर दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर अनियमितताओं का आरोप जारी रखा। इस बीच आम आदमी पार्टी ने फिर आरोप लगाया है कि दिल्ली शराब घोटाला उसके नेता अरविंद केजरीवाल और अन्य को निशाना बनाने के लिए रचा गया था। उधर कांग्रेस ने आज दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए वादों का एक और सेट जारी किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के एन श्रीराम बालाजी और मेक्सिको के उनके जोड़ीदार मिगुएल एंजल रेस वारेला दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।